हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड उसके बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हैं आपके सीबीएसई के पास्ट ईयर पेपर्स एंड स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस भी, एज वेल एज रिफ्रेशर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हॉट्स कैटेगरी में आते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग निकाल लीजिए अपनी Q&A रजिस्टर, क्योंकि हम उसमें लिखने वाले हैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर सिस्टमैटिकली। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। इट इज इंडियाज लीडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स एजुकेशन अप फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। यस स्टूडेंट्स, हम सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, रिफ्रेशर्स, रिविजन, क्रैश कोर्स, मैराथन लेक्चर्स, A to Z सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर वेबसाइट, ऐप एंड यूट्यूब चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की और स्टेट बोर्ड्स की भी। सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ई बुक्स चाहिए या किसी भी चैप्टर के ई नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है स्टूडेंट्स। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जानते हो आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में, तो आप उन्हें बता सकते हो कि वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हिंदी मीडियम चैनल पे भी एग्जैक्टली सब कुछ सेम वैसा ही होता है जैसा इंग्लिश मीडियम चैनल पे होता है। दैट इज़ फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, प्रिपरेशन ऑफ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स बोथ। सो आपको ये कंप्लीट पैकेज मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एनी कोर्स, येस फॉर एनी क्लास यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और आपकी स्कूल की जर्नी हम स्मूथ बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स है, आपके रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन है, हॉट्स कैटेगरी में आते हैं एंड आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जर्नी। सो Q&A रजिस्टर में आप डाल लीजिए द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सतीश वाला, ठीक है। सो मिस्टर सतीश गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर of rupees 20 lakh with insurer A and for 10 lakh with insurer B. A loss of 3 lakh occurred. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, आप क्वेश्चन को समझिए। मिस्टर सतीश है, एक पर्सन है सतीश जी, उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी थी A, ठीक है, अपना घर का इंश्योरेंस करवाया A से 20 लाख का, और B कंपनी से करवाया उन्होंने 10 लाख का, ठीक है। हाउ मच कंपेंसेशन कैन बी क्लेम फ्रॉम A एंड B सेपरेटली एंड वाई, ठीक है। उनको नुकसान हुआ 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब वो A से कितने रुपए लेंगे और B से कितने रुपए लेंगे, तो आपको कौन सा प्रिंसिपल याद आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। हमने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें प्रपोर्शन निकालना होता है, तो आपको ये निकालना है कि A इन 3 लाख में से कितने रुपए का लॉस की भरपाई करेगा एंड B कितने लॉस की भरपाई करेगा। सो हाउ मच कंपेंसेशन आपसे पूछा है, यू मिस्टर सतीश कैन क्लेम फ्रॉम A एंड B सेपरेटली एंड वाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योरर कैन ओनली सीक कंपेंसेशन फ्रॉम ऑल इंश्योरर्स और फ्रॉम अ सिंगल इंश्योरर टू द एक्सटेंट ऑफ रियल डैमेज। तो रियल डैमेज कितने रुपीस का हुआ है, 3 लाख का, ठीक है। इफ वन इंश्योरर provides the full compensation, the other insurers must pay a proportionate share of the claim, ठीक है। तो अब देखिए टोटल वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस क्या थी, टोटल वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे अपन, तो 10 लाख 20 लाख अपन ने किससे लिए हैं, A से, और 10 लाख किससे लिए हैं, B से। मतलब 10 लाख का कवर किसके पास है, B के पास है, और 20 लाख का कवर किसके पास है, इंश्योरेंस कंपनी A के पास है। तो अपन ने ये कवर लेके रखे हैं कि कभी भी घर को कुछ भी हुआ तो अपन इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सकते हैं। तो टोटल कवर कितने का लेके रखे अपन ने, 30 लाख रुपए अपन ने, मतलब सतीश जी ने। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ एज कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 3 लाख लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 20 लाख लिखा है, और यहाँ पे टोटल लिखा है। तो अब आपको फॉर्मूला याद आ ही गया होगा, फॉर्मूला था अपना सम अश्योर्ड
with insurer A into actual loss upon total sum assured. ये कब निकालेंगे हम? जब हमें ए का कंट्रीब्यूशन निकालना है। अगर हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, ठीक है, और यहीं अगर स्टूडेंट्स हमको निकालना पड़े कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, हम यहीं पर अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ बी निकालना पड़े अपन को, तो बस यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर अपन इसको बी लिख देंगे, ठीक है, यानी बी वाला अमाउंट लिख देंगे। तो अब आपको पता करना है कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया एंड बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया। फॉर्मूला आपके सामने है, सो फटाफट देखिए। इधर पे इन लोग ने थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आपकी जो बुक्स हैं उसमें। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। सो ए का अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ए ने कितना इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया था सतीश जी को? ए ने प्रोवाइड किया था 20 लाख, ठीक है, ए ने 20 लाख प्रोवाइड किया था। नाउ एक्चुअल लॉस कितने का हुआ था? एक्चुअल लॉस हुआ था 3 लाख का। अब टोटल सम इंश्योर्ड कितना था, यानी टोटल दोनों कंपनी से कितना इंश्योरेंस किया गया था? 30 लाख का, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात है, 20 लाख इंटू 3 लाख अपॉन 30 लाख, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट आएगा अपना 2 लाख। कैसे? देखिए, ठीक है, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया 1 लाख, ये जो जीरोज हैं 5 जीरोज डायरेक्ट कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड ये 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा कितना? 2 लाख। तो ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, जो बेसिक मैथ्स है। आई नो आप लोग को मैथ्स से बहुत डर लगता है, बट नॉट टू वरी, ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसी फॉर्मूले से हम किसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट्स? बी का। अब आते हैं बी के कंट्रीब्यूशन पे। तो बी का टोटल सम इंश्योर्ड जो बी ने प्रोवाइड किया था सतीश को कि वो कितने का कवर ले सकते हैं, वो था 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 लाख, ठीक है। अब एक्चुअल लॉस कितना हुआ था सतीश को? तो एक्चुअल लॉस हुआ था 3 लाख, और टोटल सम इंश्योर्ड कितना था दोनों कंपनीज के पास, ए और बी के पास? 30 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 30 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बस सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो अब यहाँ पे सेम ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1 लाख। ठीक है। सो अब बी का कंट्रीब्यूशन होगा 1 लाख एंड ए देगा 2 लाख, और इस तरह से सतीश का जो लॉस है वो कंपेंसेट हो जाएगा। आपको बस एक बात याद रखनी है, द फॉर्मूला, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आएगा जरूर। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट था। इसको सॉल्व कैसे करना है, एक सिंपल से फॉर्मूले से फिर से अपन देखते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स कभी भी कोई भी चीज़ को भूलते नहीं है, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला देखिए और इसको स्टार मार्क कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फॉर्मूला लिखिए, अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है कि कौन सी कंपनी कितना पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योर्ड कितना पे करेगा, तो हम लिखेंगे सम इंश्योर्ड बाय इंश्योरर इनटू एक्चुअल लॉस, ठीक है, अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड। सिंपल सा फॉर्मूला है। बस यहाँ पर अगर जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हो, ए बी सी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हो, आपको उसका अमाउंट लिखना है, उनने कितना कवर प्रोवाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना फॉर्मूला। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2।
नेम द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इन द अबाउ केस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट है। तो प्रिंसिपल कौन सा था, याद करो, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज फॉलोड इफ एन इंडिविजुअल परचेजेस मेनी इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर द सेम आइटम द इंश्योरर्स विल पूल देयर रिसोर्सेज टू रीइंबर्स द इंश्योर्ड फॉर द रियल लॉस। जो कंपेंसेशन होता है वो रियल लॉस का ही होता है। 3 लाख का अगर नुकसान हुआ है तो वो 30 लाख का कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता। जितने का नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज उतना ही पे करती है। द इंश्योर्ड कैन क्लेम रीइंबर्समेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस ओनली फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स और फ्रॉम एनी वन इंश्योरर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंश्योरर के जो जिसने इंश्योरेंस लिया यानी कि सतीश, ये चाहे तो पूरा क्लेम ए से ले सकता है, चाहे तो ए एंड बी से मिलके ले सकता है, चाहे तो पूरा क्लेम बी से ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सतीश व्हाट डू ही वांट टू डू, है ना, उसको क्या करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन दी इंश्योरर कि उसको इंश्योर्ड से कैसे वो क्लेम लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, that is it applies when different policies cover the same subject matter, policies cover the same period that generated the loss, all the policies are in the force at the time of loss, and one of the insurers has paid the insured more than his share of the loss, the right of the contribution arises। ठीक है, तो principle of contribution इन जगहों पे follow होता है। Okay students, let's proceed। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड स्टेट इट्स बेनिफिट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके रियल लाइफ से भी रिलेट करता है, इसको आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। पर यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ ई बैंकिंग की तो आपकी बुक में कुछ प्रोविजंस एनश्राइंड है, उसको देखते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ऑफन नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कैसे हुआ है, आंसर स्टार्ट ही हुआ है ई बैंकिंग को समझाते हुए। ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ये 4 वर्ड्स दिए उन्होंने। इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट अलाउज बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स टू एग्जीक्यूट अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट। Okay, the word internet banking refers to the process of client doing banking transactions over the internet. Now this sort of banking make use of internet as the primary mode of delivery for all banking transactions. Okay, now following are some of the advantages। अब आप देखिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में लिखा है स्टेट इट्स 3 बेनिफिट्स। तो आपको 3 एडवांटेज या 5 एडवांटेज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 लिखा है तो हम भी 3 ही एंश्राइन करेंगे। सो फर्स्ट, अवेलेबिलिटी 24/7, इंटरनेट जब तक चल रहा है ई बैंकिंग तब तक चालू है। So e-banking is available 24 hours a day, 365 days a year. At any moment, a client can log into his account, in her own bank account, and execute financial activities online. Customers benefit from the increased flexibility and comfort because they do not have to visit their banks in person, क्योंकि वो ऑनलाइन घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। कन्वीनियंट एक्सेस, द ट्रांजैक्शन में बी डन ऑन पीसीज एंड मोबाइल फोन्स। ठीक है, ई बैंकिंग डिक्रीजेस बैंक वर्कलोड। सो ई बैंकिंग से बैंक का वर्कलोड बहुत कम हो गया, क्योंकि सब लोग अगर घर से ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक कोई जाएगा ही नहीं, तो बैंक अपनी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, वैसे वेयर हाउसिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। पहला स्टोरेज। सो वेयर हाउसेज मेक इट ईजियर टू स्टोर प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल दैट आरंट नीडेड द राइट अवे फॉर सेल और मैन्युफैक्चर वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम रॉटिंग एंड डैमेज। ठीक है, सो वेयर हाउसेज किस लिए हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है और जो हमारा कंजम्पशन होने वाला है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन है कंजम्पशन होने वाला है, इसके बीच के जो गैप में अगर टाइम है अभी, यानी कंजम्पशन होने में अभी टाइम है, तो इस टाइम के लिए हम गुड्स कहाँ स्टोर करते हैं? वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं। तो वेयर हाउसेस ईजियर हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गुड्स हैं वो रॉटिंग और डैमेज से बच जाते हैं, क्योंकि वेयर हाउस कीपर उनका ध्यान रखता है जितना अपन भी नहीं रख सकते। नाउ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं, जैसे प्रोडक्ट ग्रेडिंग,
जैसे पैकेजिंग, जैसे लेबलिंग। तो ये सर्विसेज भी वेयर हाउसेज प्रोवाइड करता है, तो ये भी फंक्शंस में ही आएगा। नाउ फाइनेंसिंग, वेयर हाउस रिसिप्ट कैन बी यूज्ड एज अ कोलेट्रल टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। आपका वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, आप अपने गुड्स की जो रसीद है वो बैंक में दे दो, उस सामान को एज अ कोलेट्रल, यानी कुछ आप गिरवी रख रहे हो उस सामान को और उसके बदले में आप लोन ले सकते हो बैंक से, ठीक है। और अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल केप्ट इन द वेयर हाउस, ठीक है। नाउ ब्रेक द बल्क, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ब्रेक द बल्क और कंसोलिडेशन, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके फिर सेल करते हैं, और ब्रेक द बल्क क्या होता है, बल्क को तोड़ के छोटे छोटे पैकेट्स में इकट्ठा करके फिर सेल करते हैं। ओके, सो वेयर हाउसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। द स्मॉलर क्वांटिटीज आर देन ट्रांसपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट and their places। अब इसी का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स कंसोलिडेशन। वेयर हाउस गैदर एंड कंसोलिडेट मटेरियल गुड्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिफोर डिस्पैचिंग देम टू अ स्पेसिफिक कंज्यूमर। तो इसको सिंपल से अपन ने क्लास में भी समझा था, मेन क्लास में, कि ब्रेक द बल्क में क्या होता है कि एक बड़ा कंसाइनमेंट है, ठीक है, पर कस्टमर्स 10 हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स ज़्यादा हैं और एक बड़ा कंसाइनमेंट है, तो ये क्या होगा, वेयर हाउस कीपर इस कंसाइनमेंट को ब्रेक करेगा एंड फिर कस्टमर्स को सेंड करेगा सेपरेटली छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, ठीक है। बट यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कंसाइनमेंट पार्ट्स में है, ठीक है, कंसाइनमेंट हमारे पास पार्ट्स में है, अलग अलग होलसेलर्स का कंसाइनमेंट हमारे पास पार्ट्स में है, एंड जो सेल होगा वो इकट्ठा होगा। सेल कैसे हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। तो ब्रेक द बल्क में हम बल्क को डिवाइड करते हैं, कंसोलिडेशन में हम बल्क जो डिवीजन वाले पार्ट्स होते हैं, स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती है, उसको मर्ज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, और ये आपको समझाना पड़ेगा। देखिए लाइन क्या लिखी है, द वेयर हाउस गैदर एंड कंसोलिडेट मटेरियल गुड्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिफोर डिस्पैचिंग देम इनटू अ स्पेसिफिक कंज्यूमर वाया सिंगल ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, और यहाँ पर क्या लिखा था, स्मॉलर क्वांटिटीज आर ट्रांसपोर्टेड, और यहाँ पर सिंगल ट्रांसपोर्टेशन पैकेज इज ट्रांसपोर्टेड। तो आपको दोनों पे ध्यान रखना है, वर्ड्स का, टर्मिनोलॉजीज का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Stockpiling. The seasonal storing of commodities for certain business is the next role of warehousing. Raw material which are not required immediately for sale or manufacturing are stored in warehouses. They are made available to enterprise according to the number of consumers they have. ठीक है, तो स्टॉक पाइलिंग क्या होता है, आप वर्ड से ही समझो। स्टॉक पाइलिंग ये हमने मेन क्लास में भी समझा था। द सीजनल स्टोरिंग ऑफ कमोडिटीज़, जब भी जैसे मैंगोज हो गए, है ना, या फिर ऐसी कमोडिटी जो सीजनल स्टोर होती हैं, जब जब सीजन हो उस चीज़ का। तो सीजनल स्टोरिंग ऑफ कमोडिटीज़ फॉर सर्टेन बिजनेस इज द नेक्स्ट रोल ऑफ वेयर हाउसिंग। रॉ मटेरियल विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। दे आर मेड अवेलेबल टू एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे हैव। जब जब दुकानों में कंज्यूमर्स आएंगे तब तक वो स्टॉक जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एंड जब तक कंज्यूमर्स नहीं है, सीजन नहीं है, तब तक वो वेयर हाउस से बाहर नहीं निकाला जाता, ताकि वो सेफ पड़ा रहे गुड्स, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन, अब आपने देखा होगा कि प्याज की जमाखोरी करते हैं लोग, होर्डिंग जिसको बोलते हैं। तो प्याज की जमाखोरी क्यों करते हैं, होर्डिंग क्यों करते हैं, ताकि वो प्राइजेस बढ़ सकें, ठीक है, जो कि इलीगल एक्टिविटी है। पर ऐसी भी बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसमें से एक मैकेनिज्म है प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है किसी चीज़ की, तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं, क्योंकि वो अबंडेंस में अवेलेबल होता है। कोई भी कमोडिटी ले लो, ठीक है। तो वेयर हाउसेस में वो जब कमोडिटी स्टोर कर दी जाती है तो मार्केट से सप्लाई कम हो जाती है, और जैसे ही सप्लाई कम होती जाती है तो डिमांड क्रिएट होने लगती है उस चीज़ की, और डिमांड क्रिएट होने लगती है तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए वेयर हाउसिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन का एक मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है। सो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स द रोल ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन बाय अडैप्टिंग द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू द डिमांड कंडीशन।
ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट यस बुलेट पॉइंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ब्रीफली द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आपको समझाना है, ये भी हमने करा था मेन लेक्चर में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज हैं। वेयर हाउसिंग पहले तो समझाइए कि वेयर हाउसिंग क्या होता है। कभी भी कोई आंसर जो लॉन्ग आंसर टाइप हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है कि ओके दीज आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेयर हाउसेज। नो, पहले वेयर हाउसिंग को समझाओ एंड देन टाइप्स को समझाओ। सो वेयर हाउसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली वे इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर वर्थ एंड क्वालिटी। ठीक है, वेयर हाउसेज प्रोवाइड नॉट ओनली स्टोरेज बट ऑल्सो लॉजिस्टिकल सर्विसेज बाय लोकेटिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड द राइट प्राइस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको की लाइन और कीवर्ड्स में, ये वाले भी कीवर्ड्स हैं और सेम गोज हियर ऑल्सो। ठीक है, नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस आर फर्स्ट प्राइवेट वेयर हाउस। नाउ स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। जैसे देखिए प्राइवेट वेयर हाउस है, पब्लिक वेयर हाउस है, ड्यूटी पेड है, गवर्नमेंट वेयर हाउस है, कोऑपरेटिव है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस आर, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। ठीक है, इस पे एक बॉक्स बना देना है ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर टाइप्स के नाम लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया प्राइवेट वेयर हाउस, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक, यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट वेयर हाउस, फिर कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, इससे आपका आंसर जो है थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉल है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। मैं आपको टिप्स बता सकती हूँ कि कैसे आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, प्राइवेट वेयर हाउस। सो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स ओन एंड रन प्राइवेट वेयर हाउस टू मीट देयर ओन स्टोरेज नीड्स। तो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो खुद के वेयर हाउस बना के रखे हैं ताकि जब उन्हें ज़रूरत पड़े वो स्टोर कर सके विद हेल्दी कंडीशंस। सो बिग बिजनेस हु रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस रेगुलर बेसिस कैन अफोर्ड इट एंड बिल्ड एंड मैनेज देयर ओन वेयर हाउस। जैसे गाड़ी रखने के लिए जब जगह नहीं होती थी तो अपन लोग बाहर पार्क करते थे बिकॉज वी आर मिडिल क्लास पीपल, बट अमीर लोगों के घर के अंदर ही कार पार्किंग स्पेस होता है। सिमिलरली बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, अगर वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो खुद का वेयर हाउस भी बना सकते हैं, एंड वो खुद के लिए ही बना रहे हैं, बाहर की पार्टीज़ को सेल नहीं कर रहे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेस। ठीक है, तो इसका नाम है प्राइवेट वेयर हाउस। नाउ पब्लिक वेयर हाउस। So public warehouse is specialized business entity that charges a fee for providing storage facility to the general public. An individual or cooperative organization may own it and operate it. ठीक है, एक व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक वेयर हाउस को चला भी सकती है और ओनर भी हो सकती है। इट ऑपरेट्स अंडर गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस and follows all applicable rules and regulation. Small producers and traders can store their goods for free. छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनसे पब्लिक वेयर हाउस कोई कुछ भी चार्ज नहीं करता, फ्री में वो गुड्स स्टोर कर सकते हैं। टू अश्योर सेफ कस्टडी ऑफ कमोडिटीज दीज वेयर हाउसेज आर वेल बिल्ट एंड गार्डेड 24 आवर्स अ डे। तो 24 घंटे इन वेयर हाउसेस में गार्ड होता है ताकि आग न लगे या ऐसी कोई चीज़ें दिक्कत ना हो। 7 days a week। ठीक है, पब्लिक वेयर हाउसेज आर टिपिकली फाउंड अराउंड रेलवे, हाईवे एंड कैनल इंटरसेक्शंस। तो आपने देखा होगा जो अपन लोग जब सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाते हैं वहाँ पर वेयर हाउसेस बने होते हैं। तो पब्लिक वेयर हाउसेस यूजुअली बड़े बड़े एरियाज में बने होते हैं ताकि वो सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नेक्स्टली है ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। सो इफ़ एन इम्पोर्टर, ड्यूटी पेड से आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, सो इफ एन इम्पोर्टर एनकाउंटर्स एनी डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स आफ्टर पेइंग द ड्यूटी द प्रोडक्ट्स कैन बी हाउस्ड एट ड्यूटी पेड वेयर हाउस। आपने कुछ सामान इंपोर्ट कर लिया किसी दूसरी कंट्री से, है ना, ये आउटसाइड कंट्री है। ठीक है, आपने यहाँ से सामान इंपोर्ट किया इंडिया में मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ,
यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड, बट इसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है अभी, और इस सामान को खुले में भी नहीं रख सकते क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है। तो आप इस सामान को कहाँ स्टोर करोगे? आप स्टोर करोगे ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस पे, ठीक है। The products can be housed at duty paid warehouse. All the duty paid warehouses are open to all importers and are public warehouses. Importers benefit from duty paid warehouses because the items are properly cured and for processed such as sorting and repacking. तो आपको ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड द ड्यूटी। नाउ गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, सो फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटीज own, administer and control these warehouses because owning a warehouse is difficult for small farmers, businesses and traders. So these government warehouses aid them in storing their goods for free. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या बोला है, हम सरकारी स्कूल्स क्यों ऑप्ट करते हैं? जो गरीब लोग हैं, यूजुअली आपने देखा होगा आजकल तो मिडिल क्लास लोग और अमीर लोग भी गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। हम एम्स हॉस्पिटल क्यों जाते हैं दिखाने के लिए? मैं पर्सनली एम्स जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? क्योंकि वहाँ पर एक तो पैसे कम लगते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। सो हम क्यों गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ले रहे हैं? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। हम डेवलपिंग नेशन है बट हम डेवलप्ड कंट्री बनते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर डे बाय डे गवर्नमेंट आपको नई नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो बिजनेसेस स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए एक फैसिलिटी है जिसका नाम है गवर्नमेंट वेयर हाउस। सो आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स यहाँ पे सामान रख सकते हैं, ओके। या फिर कोई नॉमिनल फ़ी भी यहाँ पे चार्ज हो सकती है आपसे, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एक प्राइवेट वेयर हाउस चार्ज करेगा, ओके। नाउ cooperative warehouse, so cooperative societies own, manage and administer these warehouses. They mostly provide warehousing services at most affordable prices. Farmers, traders, general public benefit. अब cooperative society warehouse क्यों बने जब public warehouse और government warehouse already थे? क्योंकि आपने अगर सुना होगा cooperative society के जो members होते हैं वो अपने ही benefit के लिए काम करते हैं। It is not open to general public. जो cooperative society के members होंगे उन्हीं को ही इस warehouse का benefit मिलेगा। अगर वो outside पार्टी को warehouse की facilities दे रहे हैं तो वो पैसे चार्ज करेंगे और उसके अलावा जो पैसे आएंगे वो members में बटेंगे या फिर warehouse सर्विसेज को इम्प्रूव करने में लगाए जाएंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर द मेंबर्स, बाय द मेंबर्स। वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला लग जाता है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। नाउ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, तो ऐसे भी आइटम्स होते हैं जैसे फूल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये कहाँ रखे जाएं? नॉर्मल वेयर हाउस में रखेंगे तो सड़ जाएंगे, इसलिए कोल्ड स्टोरेजेस आते हैं, ठीक है। सो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस आर यूज्ड टू स्टोर पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। अगर आपने ये कीवर्ड नहीं लिखा आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। पेरिशेबल गुड्स लिखना बहुत नेसेसरी है। सो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स। Goods are held and chilled at extremely low temperature in cold storage facility in order to preserve them and utilize them in the future. These warehouses have made an international trade possible. तो आप स्ट्रॉबेरीज देख सकते हो, गुआवा देख सकते हो, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स देख सकते हो, वो कैसे इतनी इम्पोर्ट होके भी जिंदा है, ठीक है, हमारे हाउस होल्ड्स में आ रही हैं क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में इतने एक्सट्रीमली चिल टेम्परेचर पे रखी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो, ओके स्टूडेंट्स। सो ये था अपना टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। सो इस क्वेश्चन को पढ़ो देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ फैक्ट्री ओनर गेट्स हिज स्टॉक ऑफ गुड्स इंश्योर्ड। एक फैक्ट्री ओनर ने अपने जो गुड्स हैं उसका इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, बट ही हाइड्स द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज इशूड हिम अ स्टैट्यूटरी वार्निंग टू गेट हिज फैक्ट्री वायरिंग चेंज्ड। तो इस पर्सन ने, ये जो फैक्ट्री का ओनर है, इसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अब ये कौन सा इंश्योरेंस था? इसने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, बस उसने अपने गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, इसके गुड्स हैं उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब इसने एक चीज़ छुपाई कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको लाइसेंस इशू किया है कि अगर फैक्ट्री की वायरिंग चेंज नहीं हुई तो आप फैक्ट्री की वायरिंग चेंज करो, अगर नहीं हुई तो वहाँ पे आग लग सकती है। सो इस फैक्ट्री के ओनर को ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने
एक वार्निंग दी, ठीक है, क्या दी है, वार्निंग, कि आप अपनी जो फैक्ट्री है उसकी वायरिंग बदलवाओ। अगर आपने वायरिंग नहीं बदलवाई तो आग लग जाएगी शॉर्ट सर्किट से। और इसने इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस कंपनी से ये बात छुपाई, ठीक है। तो आप सोचो कि आप अगर किसी डॉक्टर से छुपाओगे कि आपको क्या बीमारी है, वो आपको ट्रीट कर पाएगा? या फिर अगर मान लो आपने किसी डॉक्टर को बताया नहीं कि आप किस डिसीज़ से, आपको क्या डिसीज़ है, डर के मारे, तो आपको वो कोई भी दवाई दे देगा, जो आप बताओगे उस हिसाब से दवाई देगा, या जो आपके सिम्टम्स दिख रहे होंगे, जितनी उसकी जजमेंट है, तो आप वो दवाई लेके ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक्चुअल कारण तो डॉक्टर को नहीं पता ना। सिमिलरली जैसे कि एक पेशेंट को डॉक्टर के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, सिमिलरली एक अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, नहीं तो लेटर ऑन अगर बात पता चलती है तो हमें लॉस की कंपनसेशन नहीं मिलती है, ठीक है। सो ये इंश्योरेंस लॉस हैं एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। आपको याद आ गया होगा अब लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, है ना। सो आपसे पूछा गया है कि a factory owner gets his stock of goods insured, but he hides the fact that electricity board has issued him a statutory warning letter to get his factory's wiring changed. Later on the factory catches fire due to shortcut of wiring. Can he claim the compensation? No, he cannot claim. क्यों he cannot claim? This is because he has hidden a very crucial fact about factory wiring. Therefore he has violated the principle of utmost good faith. अब आपको प्रिंसिपल समझा देना है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहें, ठीक है। सो प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर दैट बोथ द पार्टीज एक्ट विद द utmost good faith. This means that both the parties must provide all the relevant information honestly and completely, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट्स हैं। Now let's proceed further. Further, this is not only the measure the level of risk but also helps the insurance companies accurately प्राइस प्रीमियम्स फॉर द इंश्योरेंस एप्लीकेंट। अगर वो ये बात बता देता कि सर मेरी फैक्ट्री में थोड़ी वायरिंग की गड़बड़ है, बट मैं उसे रिपेयर करवाने के उसमें हूँ, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आगे कोई ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, हर चीज़ आप क्लियर ओपन बताओ, वो उल्टा आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आपका प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाए, आपको वो इवन अच्छी फैसिलिटीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इशू की हैं वो उसको जैसे वायरिंग चेंज करवाने के बारे में बोला है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास ऐसे बहुत सारी लीड्स होती है जो आप अपनी फैक्ट्री कंडीशन को बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी उल्टा हेल्प करेंगे। सो इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी डिक्लेयर्ड null and void if the applicant provides wrong representation of material fact that was relied on by the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी तो यही सोच के चल रही है ना कि फैक्ट्री के ओनर का फैक्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा सोच के चल रही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 2 गैस टैंक्स लीक कर रहे थे, है ना। उन्होंने इन्फॉर्म भी किया कि आप इसको रिपेयर कराओ, बट फैक्ट्री के जो ओनर हैं उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। आज देखिए हमारे कंट्री को कितना हैवी लॉस हुआ उनकी वजह से। आज वो फैक्ट्री भले ही रनिंग नहीं है, बट आज तक वो जो पर्सन है जो डैमेज हुई, किसी की आँख खराब हो गई, कोई किसी की स्पीच डिफेक्ट आ गया, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी के हाथ टूट गए, किसी को जहर की तरह पूरी बॉडी में एक वीकनेस सी फील हो रही है। सो कितना लॉस हुआ, आज तक पैसे आ रहे हैं लोगों के अकाउंट्स में, बिकॉज वो आज तक ठीक नहीं हो पाए हैं। सो आपने खुद देखा है कि लापरवाही से क्या होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज को हमेशा सब कुछ सच बताना है, ऐसा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट नोट्स ऑन RTGS सिस्टम एंड NEFT एंड ऑल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टेबल से एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स हम नॉर्मल पैराग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। So the acronym NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. It is internet technique for moving payments within India from one banking institution to another. So ये within India के लिए है ना, usually banks. The system was introduced in November 2005 and it was designed to take over SEFT clearing system Query Bank. NEFT is a deferred net basis system in which the transactions are packaged and deferred for a defined period of time. Also in NEFT the transactions are processed in batches with no minimum and maximum limit, ठीक है। यहाँ पे 3 to 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। RTGS क्या होता है, एब्रीवेशन RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये रियल टाइम ग्रॉस फंड्स ट्रांसफर है दैट अलाउज मनी टू ट्रैवल फ्रॉम वन बैंक टू अनदर इन रियल टाइम।
यानी तुरंत के तुरंत अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो दिस इज द बेस्ट मीडियम. RTGS इज द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर मनी यूजिंग बैंकिंग मेथड. द टर्म रियल टाइम refers to lack of waiting period in the payment process as the transaction will be finished as soon as the processing is done. Also gross settlement means transfer is performed by one without being grouped with other transaction. ठीक है. NEFT में क्या होता है, टाइम लग जाता है, RTGS तुरंत हो जाता है. अब डिफरेंस बिटवीन समझाना है तो मैंने कहा था टेबल बनाना, टेबल आपको बनानी है. फुल फॉर्म सबसे पहले लिखेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. इंट्रोड्यूस कब होता है, 2004-2005. ट्रांजैक्शन टाइप कैसा है, ये रियल टाइम है और ये बैचेस में होता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा प्रोसेसिंग में. ठीक है. अब इसके बाद इसको पूरा रीड करिए. RTGS प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम इन विच प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कंटिन्यूसली एंड थ्रू आउट द डे. ओके. नेक्स्टली टाइप ऑफ सिस्टम, ये ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है जहाँ पर ट्रांसफर जो होता है 1 by 1 होता है, ग्रुप में नहीं होता. ये डिफर्ड नेट बेसिस सिस्टम है जहाँ पर ट्रांजैक्शन पैकेज होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम में डिसबर्स होते हैं. ओके. यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कम से कम 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. और यहाँ पर नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है, कोई भी आप वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पर RTGS आप 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन RTGS में नहीं कर सकते, इसलिए इस फैसिलिटी को बिजनेसमैन यूज़ करते हैं. नाउ सुइटेबल फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन, सुइटेबल फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन. ठीक है. हाउएवर द वैल्यू पर ट्रांजैक्शन इज लिमिटेड टू 50,000. वैसे तो बोलते हैं नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट, बट रियल लाइफ में 50,000 एक लिमिट है. ठीक है. फिर उसके बाद आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, फिर ट्रांजैक्शन करना पड़ता है. नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन इट्स नेचर. तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स टैंजिबल होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, इनटैंजिबल होती हैं. अब उसका नेचर समझाना है. नेचर समझाना है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स समझानी है, मतलब फीचर्स समझाने. चलिए देखते हैं. सो on the basis of nature following differences exist between goods and service. So nature and activity, service क्या होती है, an activity or process. For example watching a movie in a cinema like I am teaching is a service. Okay. और goods क्या होते हैं, physical object होते हैं, जैसे वीडियो कैसेट ऑफ मूवी. अब ये हीट्रोजीनियस होती हैं, ये होमोजीनियस होते हैं, ये इंटैंजिबल होते हैं, ये टैंजिबल होते हैं. ओके. नाउ बेसिस ऑफ कंपैरिजन, इनकन्सिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है या डिफरेंट कस्टमर्स एक स्टैंडर्डाइज डिमांड उनकी फुलफिल हो रही है. इनसेपरेबिलिटी, आप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है एक साथ प्लेस होता है. जैसे आप बाल कटवाने जा रहे हो तो आप उस सर्विस को सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं, वो जुड़ी हुई है ना, प्रोडक्शन कंजम्पशन जुड़ा हुआ है. यहाँ पर सेपरेट हो सकता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन. ठीक है. यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकता. ठीक है. नाउ इन्वेंट्री, इट सर्विसेज के नॉट बी केप्ट इन स्टॉक. आप सर्विस को जब छू ही नहीं सकते, जैसे मैं बोल रही हूँ टीचिंग को उठा के वेयर हाउस में रख दो, नहीं रख सकते. सो सर्विसेज के नॉट बी केप्ट इन स्टॉक एंड गुड्स कैन बी केप्ट इन स्टॉक. नाउ इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एग्जिस्ट, इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो डिलीवरी के टाइम पर इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता गुड्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिव्या गारमेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज वी आर कवरिंग ऑल द CBSE PYPs जो कहीं नहीं होता. आई नो कि थोड़ा सा आपको लगता होगा कि मैम हम एक एक क्वेश्चन तक एनर्जी नहीं मेंटेन कर पाते जब आप पूरा एक्सप्लेन करते हो. आई हैव रेड अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि मैम आप थोड़ा सा फास्ट जाओ, बट मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन को अच्छे से समझोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दूँ ताकि आप उस चीज़ का वैल्यू एडिशन निकाल पाओ एंड अपने आंसर्स में उस चीज़ को ला पाओ. जैसे आपको पता था कि टाइप ऑफ वेयर हाउसेस सिर्फ लिखना है, बट फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ये मुझे कैसे पता है, बिकॉज आई हैव सीन द आंसर कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे हैव हेल्प्ड मी सो मच दैट मैम ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. सो दीज आर ऑल मैग्नेट ब्रेन्स स्टूडेंट्स ओनली विच हैव रीच्ड अस एंड उन्होंने हमको बताया कि मैम हमारे मार्क्स यहाँ पे क्यों कटे, आप प्लीज़ हमें बताओ आंसर कॉपी देख के. देन आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड टू टेल यू ऑल व्हाट टू इम्प्रूव, वेयर टू इम्प्रूव एंड हाउ टू इम्प्रूव इट. ओके. सो इफ these tips are helpful to you, drop hearts in the comment section, like this video, subscribe to the channel, and let's proceed to question number 8. So Divya Garments has a loan of 10 lakhs. So Divya Garment ने लोन लेके रखा है 10 लाख रुपए का
to pay. They are short of funds, so they are trying to find means to arrange the funds. 10 लाख रुपए उनके पास है नहीं लोन की भरपाई करने के लिए, so वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे पैसे को अपन लोग वापस कर सके बैंक को. Their manager suggested claiming from the insurance company against the stock loss due to fire in a warehouse. तो उनके मैनेजर ने बोला कि जो गुड्स वेयर हाउस में घूम गए थे उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस था, आप इंश्योरेंस ले लो, है ना. घूम नहीं गए थे, खराब हो गए थे, ठीक है, फायर की वजह से जो स्टॉक लॉस्ट हो गया था उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ले लो. ही एक्चुअली मेंट दैट दे कैन पुट देयर वेयर हाउस ऑन फायर. एक्चुअली गुड्स घूम गए थे, बट बाद में ये पता चला कि ये जो मैनेजर है ये बोल रहा है एक काम करते हैं कि गुड्स पे आग लगा देते हैं. वेयर हाउस से अपन जो अब आप अपने वेयर हाउस में आग लगा दो तो गुड्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी, उस पैसे से लोन की भरपाई कर देना. ये वही कोल्ड स्टोरेज वाला एग्जांपल हो गया. नाउ and claim from the insurance company against the stock insured. They will use the claim money to pay the loan. Will the company receive the claim if the surveyor from the company comes to know that the real cause of the fire? जैसे ही आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बेवकूफ़ है क्या, अगर उनको पता चल गया कि आग क्यों लगी थी, रियल रीज़न पता चल गया, तो क्या उन्हें कंपनसेशन मिलेगी? एब्सोल्युटली नॉट. एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल आप फेल कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ नहीं मिलेगी कंपनसेशन. सो नो, द कंपनसेशन विल नॉट बी रीइंबर्स्ड इफ द सर्वेयर डिस्कवर्स द ट्रू कॉज ऑफ द फायर एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. Which value did the company ignore while planning to arrange money from the false claim? So when attempting to arrange money from a false claim, principle of utmost good faith is disregarded. Insurance contract demand that both parties operate in best interest of each other. This means that both the parties must provide all relevant information honestly and completely. आपको honesty के साथ, completeness के साथ ये जो गुड्स की इन्फॉर्मेशन है वो बतानी थी. इससे बेटर दिव्या गारमेंट्स ये कर सकता था कि कोई बैंक के पास जाके जो गुड्स स्टॉक में रखे थे उसकी रसीद दिखाकर उसको गिरवी रखकर उन गुड्स के बदले लोन ले सकता था, क्योंकि बैंक्स तो प्रोवाइड करते हैं ना वो वाली फैसिलिटी कि आप वेयर हाउस में जो गुड्स रखे हैं उसके बदले में आप लोन ले सकते हो, और उस लोन को लेके पुराना लोन की भरपाई कर देते एंड पैसे कमाने की कोशिश करते, ये वाला लोन भी चुका देते, बट कुछ समय की टाइम की मोहलत तो मिल जाती. या फिर एक और ऑप्शन वो ये कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग देयर गुड्स ऑल ओवर वो उन गुड्स को सेल कर सकते थे, ठीक है, एंड वो सेल करके ट्राई करते, मैक्सिमम मार्केटिंग करके सेल करके और फिर वो पैसे की भरपाई करते. एक और रिजर्व्स को ओपन कर सकते थे. इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाने से कुछ भी नहीं होगा, ओके, उल्टा आप फंस और जाओगे. सो दिस मेंटेन्स impartially while also assisting insurance firms in appropriately pricing premiums for applicants. If an applicant makes a major fact deception that the insurance company relies on the policy might be deemed null and void. Hence the values disregarded are trust, honesty and transparency. तो आपको यहाँ पे values बतानी थी, तो आपको values क्या है? ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी. प्रिंसिपल का नाम कीवर्ड है अटमोस्ट गुड फेथ, तो ये कीवर्ड्स को आपको याद रखना है. एक्सप्लेन 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस. सो 3 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेकेंड एटमोस्ट गुड फेथ, थर्ड इंडेमनिटी. सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करना है. इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर. द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट. यानी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर गुड्स में कुछ हो गया तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम करोगे. एटमोस्ट गुड फेथ, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है जो मैं आपको 3 बार ऑलरेडी समझा चुकी हूँ MIQs के पूरे सेशन में. नाउ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है? मेकिंग गुड द लॉस, ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज रिगरस. इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ लॉस. द इंश्योर्ड कैन sue the insurer for full amount of loss. This subject to the maximum amount of insurance coverage to the subject matter. जितने का कवर है उतना आप लॉस नहीं क्लेम कर सकते, जितने का एक्चुअल लॉस है उतना आप लॉस क्लेम कर सकते हो. एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाता है जब नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वेरियस फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ऑफर्ड. सो यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट फाइनेंशियल फैसिलिटीज, बट शुरू में आपको एक्सप्लेन करना है. सो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स
a variety of postal service throughout the country. Facilities provided by the Indian Postal Department are financial facilities. The post office provide a range of savings option to the general public. These facilities are provided through post office saving schemes like PPF, Public Provident Fund. ये हमने पढ़ा था पूरा डिटेल में. किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम और एफडी स्कीम. नाउ मेल फैसिलिटीज में क्या आता है? पार्सल फैसिलिटीज. तो इट डज मेक इट इजियर टू ट्रांसपोर्ट एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, दीज सर्विसेज इंश्योर दैट आर्टिकल इज बीइंग सेंट इज सिक्योर. इंश्योरेंस फैसिलिटी दैट कवर द रिस्क एसोसिएटेड विद द पोस्टल ट्रांसमिशन. ठीक है. नाउ the following are some of the mail service supplied by the banks. Postcards, so this is least expensive method of mail delivery. Letter, ये envelope में अपन को डाल के देना होता है. Guarantees confidentiality of information, आपका letter leak नहीं होता. Now registered mail ensures that mail sent to the recipient is delivered or returned to the sender if it is not. ठीक है. अब यहाँ पर registered mail से ये facility है. Now additional services, greeting cards, media mail, international money transfer, speed mail, passport service, e-billing are also offered by postal departments. Okay. Now टेलीकॉम सर्विसेज की बात करें तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, यहाँ पर आप वॉइस नोट, नॉन वॉइस ट्रांसमिशन एज वेल एज डेटा ट्रांसमिशन चीज़ें भेज सकते हो. रेडियो पेजिंग, ये एक जनरल पब्लिक को एक साथ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है. सो दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंड्स आउट इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ टोन, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मैसेज. फिक्स्ड लाइन सर्विस, दिस टाइप ऑफ सर्विस entails the installation of fiber optic cables across the nation for transmission of data including voice and non-voice. इसमें Wi-Fi एक एग्जाम्पल आ सकते हैं और लैंडलाइंस. ओके. Now cable service, so this service transmits media related information to सेट टॉप बॉक्स जो लगा था वो कैसे लगा था? केबल जो लगती है, टाटा स्काई हो गया, ये सब कैसे लगता है? केबल सर्विस ही होती है ये. सो दीज सर्विसेज ट्रांसमिट्स मीडिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन to designated operational region for which a license has been obtained. The information flow is one way with sort of telecom service. VSAT, very small aperture terminal, ये क्या था? सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है. और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है फार फ्लंग एंड रिमोट लोकेशंस पर भी सेंड की जाती है. ठीक है. तो अगर रिमोट लोकेशंस हैं तो वीसैट बहुत ज़्यादा काम आता है. नाउ DTH, तो टाटा स्काई मैंने आपको इसको मेन क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ. ओके. सैटेलाइट के थ्रू होता है ये. Now, last question of today, that is explain difference between life insurance, fire insurance and marine insurance. So you have to make a table, and if not you can directly explain also because it is a big topic. So let's see. So table है first subject matter. So life insurance, human life is the subject matter. Fire insurance में physical property or any asset that could be damaged due to fire is the subject matter. और marine insurance में ship, cargo और freight subject matter होते हैं. ठीक है. as it is भी लिखोगे तो full marks मिल जाएंगे. Now element participation of customers at the time of delivery exist, है ना. तो life insurance में participation human being का लगता है. fire insurance में only the elements of protection and not the element of investment. marine insurance में only the element of protection. Now insurable interest present होना चाहिए और implementation होना चाहिए, but जब claims due होंगे तभी मिलेंगे, यानी कि पर्सन की जब डेथ होगी या फिर एक मैक्सिमम एज पे वो पहुंच जाएगा. यहाँ पर फायर इंश्योरेंस में insurable interest on the subject matter must be present at the time of affecting the policy as well as the claim falls due, और यहाँ पे कब होगा? जब लॉस होगा. ओके. नाउ नेक्स्टली ड्यूरेशन. लाइफ इंश्योरेंस की ड्यूरेशन कब होती है? आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हो 5 to 30 ईयर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ, या फिर डेथ जब हो जाए तब आप उसका क्लेम कर सकते हो. ना फायर इंश्योरेंस में एवरेज लेंथ ऑफ फायर इंश्योरेंस इज 1 ईयर, मरीन इंश्योरेंस में 1 ईयर और फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज इज मिक्स्ड. ठीक है. लॉस ऑन मेजरमेंट, लॉस इज नॉट मेजरेबल, लॉस इज मेजरेबल, लॉस इज मेजरेबल. ठीक है. आप ह्यूमन लाइफ का लॉस मेजर कैसे कर सकते हो? इसलिए इट इज़ नॉट मेजरेबल, बाकी सब तो आप मेजर कर सकते हो. ओके. नाउ nextly indemnity. The notion of indemnity law does not apply to life insurance. The sum assured is paid either on the happening of a certain event, जो कि है death, और on maturity of policy, यानी अगर certain age आप attain कर लेते हो. यहाँ पर फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब
अमाउंट ऑफ लॉस पता चल गया कि आग लगी तो कितना नुकसान हुआ, वो आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। और जो लॉस है वो कवर होता है कि पॉलिसी की मैक्सिमम लेवल तक। मान लो 3 लाख का नुकसान हुआ है, पॉलिसी 10 लाख की है, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख पे कर देगी। नाउ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द इंश्योरेंस कैन क्लेम द मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप or the cost of goods destroyed at the sea and the loss will be indemnified. But principle of indemnity life insurance में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन की डेथ का हम कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं, कितना नुकसान हुआ। Contingency of risk, there is an element of certainty and the event death of the policy holder is bound to happen. तो यहाँ पर सर्टेन है कि डेथ तो होनी आज नहीं तो कल, सो देयरफॉर क्लेम विल बी प्रेजेंट। यहाँ पर इवेंट ऑफ डिवास्टेशन मे और मे नॉट ऑकर, आप फ्री सेफ साइड चल रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, बट अगर फायर नहीं अकर हुई तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। द इवेंट दैट इज लॉस एट द सी मे नॉट ऑकर, देयर मे बी नो क्लेम। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो आप नहीं क्लेम कर सकते, बट येस अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो इंश्योरेंस लेने से बेटर कोई तरीका है ही नहीं। ओके, सो दीज वर ऑल द 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आप रिविजन्स, एनसीईआरटी के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर सब कुछ देखते हो अच्छे से एंड अच्छे से नोट्स भी बनाते हो। चलिए बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की। सो इट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ हम 6 से लेकर 12th तक की आपको तैयारी कराते हैं। ये है हमारी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन एनहांस होगी। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है। अगली बार अगर सोशल मीडिया ओपन करो तो सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन्स ज़रूर डालना एंड फॉलो बटन पे क्लिक कर देना। ओके, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड टेल देम दैट मैग्नेट ब्रेन्स आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड अदर स्टेट बोर्ड्स की भी। सो देर किस बात की है, फटाफट आओ, पढ़ाई चालू करो एंड एस योर एग्जाम ऑफ स्कूल्स with good grades with the only platform in India that is Magnet Brains. Thank you so much. See you in the next session.